फोन कॉल्स भी लेते हैं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो बैक टू बैक बड़ी खबरें आ रही हैं फसाद ज़दा इलाके से, क्योंकि माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच कशीदगी मजीद बढ़ रही है। जहां रात देर गई एक ड्रामाई तब्दीली भी हमने देखी थी कि यूक्रेन ने किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही थी, लेकिन रूस के जो अज़ाइम है वो कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन ने जहां सैटेलाइट मीडिया की नशरियात पर पाबंदी लगा दी, यूरोपियन यूनियन ने रूसी सैटेलाइट मीडिया की नशरियात पर जहां पाबंदी लगा दी है, वहीं पर यूट्यूब यानी ज़राया ब्लॉग के मुख्तलिफ चैनल जो यूट्यूब पर चल रहे थे उन पर भी पाबंदी आयद कर दी है। वहीं पर कल उस वक्त भी हंगामा देखने को मिला जब बोरिस जॉनसन, जो बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो सहाफियों ने बैक टू बैक संगीन सवालात पूछे, जिसके बाद बेबस और लाचार दिखे बोरिस जॉनसन। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि हेग की अदालत में यानी आलमी अदालत के अंदर अमेरिका ने यूक्रेन के मामले को लेने की बात कही है और रूस पर बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा चलाने की बात कही है। यूक्रेन रूस का मामला अब आलमी अदालत तक जाएगा और लड़ने के लिए अमेरिका सामने आया है। इधर अमेरिका की बात अपनी जगह, लेकिन रूसी ज़राया ब्लॉग की अगर हम बात माने तो यूक्रेन पर सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर अब मुकम्मल तौर पर कब्जा भी किया जा सकता है। ये अभी तक की बड़ी खबरें आ रही हैं जी, लेकिन इवैक्यूएशन प्रोसेस भी चल रहा है, मुख्तलिफ लोगों के बयानात भी आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेकर रोमानिया पहुंचा है, वो आज सुबह 4 बजे रोमानिया पहुंचा है और वहां पर उन्होंने अपना प्रोसेस जो है वो शुरू किया है। और जो बाइडेन ने भी थोड़ी देर पहले अपने खिताब के अंदर जिस तरीके से डिटेल में कहा है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उस पर आलमी इदारों ने भी तशवीश का इजहार किया। रहमत मेरे साथ है, एक एक करके इस पूरी खबर पर जरा गुफ्तगू करेंगे। रहमत कलीम, सबसे पहले जरा अमरीकी सदर की बात करेंगे। अमरीकी सदर आज बात कर रहे थे और बात थी यूक्रेन और रूस के हवाले से। मोटी मोटी 2-4 बातें जो अमरीकी सदर ने कही हो और जिसका कोई लॉजिक ग्राउंड जीरो पर बन रहा हो। बिल्कुल, अमेरिकी सदर की जानिब से जो बयान दिया गया है, जो बातें कही गई है, उसमें सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाया गया और उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने जो कदम उठाया है वो गलत कदम उठाया है, उसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि जब एक शख्स आमिर हो जाता है, एक रहनुमा आमिर बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है, तो अमन पसंद ममालिक में या अमन पसंद दुनिया में कहीं न कहीं इंतशार की कैफियत पैदा हो जाती है, तबाही फैलने लगती है, अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। व्लादिमीर पुतिन ने जो कुछ किया उसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन साथ ही साथ एक ऐलान किया और वो ऐलान ऐसा था जिसकी उम्मीद नहीं थी। ऐलान ये किया कि हम यूक्रेन के साथ हैं, यूक्रेन के हर मोर्चे पर साथ है, लेकिन यूक्रेन में अपनी फौज नहीं भेजेंगे। मिलिट्री के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर अपने मिलिट्री आर्मी के जरिए फौज इमदाद करने से इनकार कर दिया है। ये कह के अगर हम यूक्रेन में सीधे तौर पर फौज भेजते हैं सपोर्ट के लिए, लड़ाई के लिए, तो इसका मतलब है कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल हो रहे हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान रूस वर्सेस अमेरिका हो जाएगा, एक तीसरी आलमी जंग की तरफ तस्वीर बन जाएगी। इसलिए फौज नहीं भेजेंगे, मिलिट्री लेवल पर जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं, हथियार है, उन तमाम हवालों से मदद कर रहे हैं। जितनी पाबंदियां रूस पर लगा सकते हैं, जितनी अपनी इस्तेताअत है रूस को रोकने के लिए और यूक्रेन को साथ देने के लिए, उन तमाम हवालों से साथ जरूर देंगे, लेकिन फौज नहीं भेजेंगे। कुछ ऐसी ही बातें ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर को भी हमने कहते हुए देखा, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कहते हुए हमने देखा। तो बेशतर ममालिक ऐसे हैं जिनसे उम्मीदें थी कि वो अपनी फौज भेज देंगे जल्द से जल्द, फौरी तौर पर उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन के पास फौज की टुकड़ी बहुत छोटी है, बहुत मामूली तादाद है और रूस के सामने वो कुछ भी नहीं है। ऐसे में मैन पावर की भी कमी है। यही वजह है कि हमने देखा कि ज़ेलेंस्की को अपने शहरियों में हथियार बांटते नजर आए थे, तो तादाद जो यूक्रेन फोर्सेस रहमत जरा पहले जरा हम बात करेंगे जो बाइडेन की, क्योंकि इस पर सबकी नजर थी कि शायद कोई बीच का रास्ता लेकर वो आगे बढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 70 to 80% अमेरिका ने सरेंडर कर दिया यूक्रेन के मामले पर, कहा कि जनाब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं वो चल रहा है, नंबर 1। लेकिन जो बात उन्होंने आज कही है कि जनाब रूस टैंकों के जरिए से इर्द गिर्द आकर चारों तरफ से कब्जा कर सकता है, लेकिन दिल नहीं जीतेगा जी। क्या ये इस बात का इशारा है और इस बात की गवाही है कि रूस जिस पेशकदमी को लेकर चल रहा है वो कामयाबी से हमकिनार होगा और शायद ही कोई ताकत अब रोक पाएगी रूस को?
जी देखिए, बिल्कुल रूस की एक पूरी स्ट्रेटेजी बनी हुई है पहले दिन से कि किस तरह से हमें एक लंबे मुद्दत तक इस गेम को खींचना है, किस तरह से हमें सप्लाई चेन को तोड़ना है, किस तरह से वहां के अवाम को किसी भी तरह से बड़े पैमाने पर नुकसान न पहुंचाए बगैर अपना काम करना है। यही वजह है कि ये जो 7 दिनों का दौर चला है, 7 दिनों की जंगी तस्वीर थी, यूक्रेन को रोकने के लिए या यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, यूक्रेन को खत्म करने के लिए रूस के पास सिर्फ 24 घंटे काफी होते। अगर रूस ईमानदारी के साथ अगर उस मिशन से, उस मकसद से गया होता। रूस का मकसद यह नहीं है। रूस का मकसद है नेटो की सच्चाई और नेटो की क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाना, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाना और यूरोपीय यूनियन की क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाना। रूस इसमें बहुत हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 दिनों से जो चैन चारों तरफ से ब्लॉक है, जो कीव शहर हो, यूक्रेन का वेस्टर्न हिस्सा हो, जो दूसरी दुनिया से कटा हुआ है, जहां पर जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं वो तमाम चीजें नहीं पहुंच रही हैं। वहां के लोग जो फंसे हुए हैं बंकर में, उनको खाने पीने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं या डेली की जो चीजें होती है इस्तेमाल में आने वाली, वो चीजें नहीं पहुंच रही है। तो इस सहारे, इस रास्ते से उन्हें कमजोर किया जा रहा है। दूसरा ये कि जानना चाहूंगा रहमत, जिस तरह से रूस और यूक्रेन का जिस तरह से जंग जारी है, इसका असर सबको नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से हम बेशतर ममालिक की जानिब से रूस पर जिस तरह से पाबंदियां आयद की गई हैं, उसका असर किस तरह देखा जा रहा है? क्योंकि कल भी हमने देखा है कि एम्बेसी पर अब साइबर अटैक हो रहा है। रूस के जहां भी दुनिया के अंदर जितनी भी एम्बेसीज हैं उन पर साइबर अटैक, और साथ ही साथ बेशतर ममालिक की जानिब से हर तरह की पाबंदियां आयद की गई हैं रूस पर। जी देखिए, बिल्कुल दुनिया रूस को रोकने के लिए इस कन्फ्लिक्ट में हथियार के साथ उतरने के बगैर जो कुछ कर सकती है वो सब कर रही है। एम्बेसी पर, जो सफारतखानों पर जिस तरह से डिजिटल स्ट्राइक के हवाले से, साइबर स्ट्राइक के हवाले से कल खबर आई थी, वो खबर अपने आप में सच्चाई थी, एक तरह से डराने वाली थी। और ये डराने वाली इसीलिए कि किस भी तरह से कौन सा टूल, कौन सा रास्ता कामयाब हो जाए रूस की कमर तोड़ने में, रूस को रोकने में और रूस के कदम को पीछे खींचने पर मजबूर कर दे, कौन सा कदम उठाया जाए। इन तमाम 7 दिनों के अंदर हमने देखे कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है जी। एएफपी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस का जो एयरबोर्न ट्रूप्स है, यानी जो हवाई ट्रूप्स है, उन्होंने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खरकेव को भी अपने तहवील में ले लिया है। ये भी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। जब हम कल ये देख रहे थे कि यूरोपियन यूनियन के सामने यूक्रेन की बात रखी जा रही थी, यूक्रेनी सदर बात कर रहे थे, स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये मज़ाहमत रुकेगी रूस की। लेकिन अब जो एएफपी खबर सा इदारा है ये बता रहा है कि दूसरे शहर पर भी मुकम्मल तौर पर एयर ड्रॉप करके कब्जा कर दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल खार्किव पर कब्जा कल ही करीब करीब हो चुका था, लेकिन वहां के गवर्नर ने ऐलान कर दिया था कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, जब तक हैं तब तक लड़ते रहेंगे। खार्किव पर पहले दिन से नजर थी। यही वजह है कि हमने देखा कि कल जब वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हिंदुस्तान की, तब कहा गया था कि अब हमारे पास कीव में तो हमारा कोई शहरी नहीं है, हमें खार्किव पर नजर डालनी है, चूंकि वहां से जल्द अपने शहरी को निकालना है। चूंकि सब कुछ अंदाजा था सरकार को कि वहां अगले 8 से 10 घंटे में क्या कुछ होने वाला है। रात में भी यह खबर आई थी कि मुकम्मल पूरे शहर में रूसी फौजी पहुंच चुके हैं, और सिर्फ खार्किव ही नहीं, खोरसियान भी एक ऐसा शहर है जो आसपास के इलाके में भी है, उस पर भी कब्जे की खबर सुबह से आ रही है। तो 2 बड़े शहर हैं जिस पर कब्जा जरूर है। कब्जा इन द सेंस कि वहां बड़ी तादाद में रूसी फौजी है, वहां पर यूक्रेन की फौज नहीं है, बहुत कम है। तो ये कब्जे का गेम नहीं है, बस ये है कि डोमिनेट करना है, वहां बताना है कि रूस अपनी औकात में है और यूक्रेन को अपनी औकात में रहनी चाहिए। यह वजह है कि जिस खार्किव का इलाका जहां एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म हलाक हुआ था गुज़श्ता दिनों, अब रूस के कब्जे में है। तो धीरे धीरे जो नजर है सबकी और खासतौर से रूस की और दुनिया की भी कि कीव पर कब्जे का ऐलान कब किया जाता है। कीव पर कब्जा ही आखिरी मोर्चा होगा और मुमकिन है कि आज जब बातचीत के टेबल पर रूस बैठ रहा हो, दूसरी जानिब वहीं कीव पर कब्जा भी कर ले। तो एक तरफ से जंग, दूसरी तरफ बातचीत चल रही है, लेकिन मुमकिन है कि जो मिशन है व्लादिमीर पुतिन का, जो मकसद था, वो अपने मकसद में 100% कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दुनिया को एक सच्चाई भी दिखा दिया कि जो मुल्क, जो दुनिया और जो ममालिक अब तक के सुपर पावर का ढिंडोरा पीट रहे थे, जो खुद को सुपर पावर कह रहे थे, और दुनिया जो छोटे छोटे ममालिक है जो टेक लगा करके भरोसे से उसके चल रहा था, इशारों पर चल रहा था, उनके लिए वो ममालिक किसी भी नहीं है, से क्रेडिबिलिटी के काबिल नहीं है। इसलिए जरा इकोनॉमिक की भी बात करें, उसके बाद जरा भारत के रेस्क्यू की भी बात करें। मेरे पास जो एक और इत्तला आ रही है वो ये भी आ रही है कि एप्पल कंपनी ने जी फिलहाल रोक दिया जी तमाम प्रोडक्ट्स जो हो रहे थे जी रूस के लिए जो थे, उन सब की सेल पर पाबंदी आयद कर दी है एक तरफ से। दूसरी तरफ से जो बोइंग था
707 जो अपना सबसे बड़ा विमान जहाज बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने भी सस्पेंड किया सारा सपोर्ट जो रूस एयरलाइंस को दिया जा रहा था। क्या ये आलमी ताकतों का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है और डिस्टेबिलिटी अब पैदा होगी रूस की इकोनॉमी के अंदर? ये देखिए, बिल्कुल ये जो चंद बड़े ममालिक हैं, खासतौर से हम अमेरिका, बरतानिया और जापान की बात करेंगे या यूरोपियन यूनियन को भी शामिल करते हैं, तो इन ममालिक की तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि कन्फ्लिक्ट में उतरे बगैर हमें पाबंदियों के जाल में इस तरह से फंसाना है रूस को कि अगर वो आने वाले दिनों में अपने मिशन की कामयाबी के बाद भी घर लौटे तो बहुत सारी परेशानियों के साथ लौटे। पाबंदियां चल रही है, अपने तौर पर इन ममालिक ने जो पाबंदियां लगानी थी लगा दी। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमें हैं या फिर जो बिजनेस मॉडल है या यूं कहे कि बिजनेस का सेक्टर है, उन तमाम सेक्टर में जो बड़े बड़े इदारे हैं उन तमाम इदारों पर प्रेशर डाल करके बाकायदा तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। जाहिर सी बात है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पूरी दुनिया एक तरफ है, दूसरी तरफ रूस, बेलारूस, ये 2-3 छोटे छोटे ममालिक हैं। लेकिन जब बड़ी दुनिया एक तरफ है तो पाबंदियों के क्या कुछ तरीके हो सकते हैं। एक मुल्क को देखकर दूसरा मुल्क, एक इदारे को देख करके दूसरा इदारा बाकायदा तौर पर रूस पर लगा रहा है। और फिलहाल क्योंकि रोड में पूरा तैयार किया हुआ है रूस के सदर ने कि जब हम जंग में जाएंगे तो हमारे ऊपर क्या कुछ कर सकती है, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की 90% आबादी हमारे खिलाफ हो तो किस किस किस्म की पाबंदी लग सकती है, किस किस किस्म की कार्रवाई हमारे खिलाफ हो सकती है। रहिएगा, अपने नाजरीन के लिए हम बताते चले कि आलमी बैंक क्या कुछ कर रहा है। और आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक ने अब यह ऐलान कर दिया कि जनाब वो 3 बिलियन इमरजेंसी एड पैकेज जो यूक्रेन के लिए दे देंगे। इसके साथ साथ आलमी बैंक की एक और अनाउंसमेंट हुई अफगानिस्तान के लिए भी कि 1 बिलियन एड जो है उनके लिए भी जाएगा। उसके साथ साथ आलमी बैंक का यह भी मानना है कि 1 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड जहां यूएन एजेंसीज के जरिए से, एनजीओज के जरिए से इंटरिम तालिबान रजीम को बेहतर करने की भी बात कही जाएगी। और यूक्रेन के अंदर भी अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जाने की बात जो है वो यूएन की तरफ से कही गई है और यहां पर भी आलमी इदारे जो है वो मदद करेंगे। लेकिन